Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, uh, and today I am here with another important topic, another interesting topic, that is regulation of gene expression. बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ से हमको अक्सर, या हम ये कह लें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की, है ना। ऐसी क्या चीज़ है, क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसे, क्यों ज़रूरी है ये, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो कि ये इतना ज़रूरी है, चाहे वो यूकैरियोट्स हों या प्रोकैरियोट्स हों, सभी में ऐसी क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है, कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से लेवल्स पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सभी लोगों को एक बात पता है कि हमारा एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो कि फॉलो होता है ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसेस के लिए, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है ना। तो इस प्रोटीन के बाद जब ये प्रोटीन बन जाती है तब ये प्रोटीन कोई भी रोल प्ले करती है, दैट इज ईदर स्ट्रक्चरल और ईदर फंक्शनल, या हम ये कह लें कि जो हमारे फिनोटिपिक रिस्पॉन्सेज हैं, जो फिनोटाइप्स हैं, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं कि किस तरीके से जो प्रोटीन है वो, या कौन सी प्रोटीन वो प्रेजेंट रहेगी। अब कौन ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएनए। अब कौन ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसा आरएनए बनेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। तो बेसिकली सारी चीज़ें डीएनए लेवल से कोड करी जाती हैं, आरएनए के थ्रू ले जाई जाती हैं और फिर प्रोटीन में बदली जाती हैं। तो सभी जो जीन्स हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो फिनोटाइप है वो इस तरीके से शो करते हैं, अपनी प्रेजेंस को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये बात पे ध्यान देना होगा कि कौन सा डीएनए का पार्ट, यानी कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हो और कहाँ ना हो। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बॉडी में मान लीजिए 1,00,000 सेल्स हैं, ठीक है, 1,00,000 सेल्स हैं हमारी बॉडी में, अच्छी बात है 1,00,000 सेल्स के, ठीक है। लेकिन अब इन 1,00,000 सेल्स में आपकी बॉडी में सभी जीन, जब भी जितने भी सेल्स हैं सब में अगर आप डीएनए देखोगे तो सब में एक जैसा डीएनए। अब एक जैसा डीएनए है तो अगर आप सारे सेल्स में एक जैसे डीएनए को एक साथ एक ही तरीके से ट्रांसक्राइब करने लगे, यानी कि एक साथ एक जैसे आरएनए बनाने लगे, तो सारे के सारे सेल्स में एक ही प्रोटीन बनेंगी जैसी सब में बन रही है। तो कैसे वो सेल्स बाकी सेल से अलग होंगे, यानी कि कैसे आप कहोगे कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर तो वो हमारा टिश्यू भी नहीं रह जाएगा, है ना, फिर तो सेलुलर लेवल हो जाएगा। अगर हर सेल वो काम करने लगे जो दूसरा सेल कर रहा है, फिर तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा हमारा, है ना। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए जाते हैं कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं और बने हुए टिश्यू से मिलके, वो बने हुए सेल्स से मिलके। तो हमारी बॉडी के ढेर सारे सेल्स में, ढेर सारे जगह जगह के सेल्स में अलग अलग डीएनए एक बार में एक्सप्रेस किया जाता है, अलग अलग प्रोटीन एक बार में बनाई जाती है, और वो अपना अपना एक्सप्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यही चीज़ हमें रेगुलेट करनी होती है। क्या मतलब, किस सेल में कौन सा डीएनए का पार्ट या कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, किस सेल में कौन सा डीएनए या पार्ट या जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, कैसे, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हमको देखने को मिल रहा है जिसके जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होती है, बहुत ही प्रोमिनेंटली ये चीज़ प्रोकैरियोट्स में भी होती है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कि आपको एक प्रोटीन बनानी है। अब प्रोटीन मिलके बनी होती है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए भी आपको ढेर सारे एटीपी चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो एक प्रोटीन जो कि मान लीजिए अराउंड 50 to 60 70 अमाइनो एसिड की बनी हुई है, उसको बनाने के लिए आपको ढेर सारे अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। पहले आप अमाइनो एसाइलेशन करवाएंगे, फिर आप उसको ऐड करवाएंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप अमाइनो एसिड लाएंगे। तो इन सारी एनर्जी खर्च होती है ढेर सारी सेल की। तो अब अगर हमको ज़रूरत नहीं है
और हम जबरदस्ती प्रोटीन बना बना के रख रहे हैं, तो एक तो सेल के पास वैसे ही कम एनर्जी है, ऊपर से आप ढेर सारी प्रोटीन बना के रख लोगे बेकार में, कोई मतलब नहीं है, तो वो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और हमारे सेल्स मतलब चाहे प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, जितना भी सेलुलर नेटवर्क है, जितना भी सेलुलर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ इस तरीके से सेटअप है कि कोशिश की जाती है कि कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। अब कम से कम एनर्जी वेस्ट हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस पे लगाम लगाई जाए, प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट किया जाए, जब हम चाहें तब वो बने, जब हम ना चाहें तब वो ना बने। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमको रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। और अगर वही बात है यहाँ पे, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर सारे जीन्स फंक्शनल हो गए हर समय तो एंजाइमेटिक केओस हो जाएगा, इतने एंजाइम्स एक साथ सेल में एक्टिव हो जाएंगे कि आपके जो सेल डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल को आप अलग करते हो कि हाँ आप लीवर के सेल हो, आप पेंक्रियास के सेल हो, उनमें कोई सेल डिफरेंशिएशन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो लीवर सेल सिंथेसाइज कर रहा है वही पेंक्रियाटिक सेल भी करेगा। क्या डिफरेंस रह जाएगा दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिलती है ना। इसके बाद कुछ हमारे ऐसे जीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना। कोई आपको ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट करनी है तो कभी कभी हमको उस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कभी आपको कीटोन बॉडीज़ को डाइजेस्ट करना है, कभी आपको कीटोन बॉडी बनानी है, तो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तो ऐसे ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में दोनों में ही कुछ जीन्स जो हैं वो इस तरीके से शट ऑन ऑफ जो है वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और प्राइम एग्जांपल है, अगर हम रेगुलेशन की बात करें जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है रेगुलेट करने की, तो वो है डोजेज कंपोजिशन, डोजेज कंपनसेशन। या हम ये कह लें कि आप सभी लोगों ने सुना है बार बॉडीज के बारे में। ये क्यों बनाई जाती हैं? होता क्या है कि अगर आप मेल्स की बात करो तो मेल्स के पास होता है एक एक्स क्रोमोसोम और फीमेल्स के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अगर ये 2 एक्स क्रोमोसोम एक साथ एक्टिव रहेंगे तो फीमेल्स के पास जो जेनेटिक बैलेंस है या जो फीमेल्स में जेनेटिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास डबल जीन्स हो जाएंगे एक्टिव, जो कि मेल्स में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो फीमेल्स की बॉडी में जब भी 2 एक्स होते हैं तो उसमें से एक एक्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? इसी रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इस एक्स के कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होते, सिर्फ एक एक्स के होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक्स के होते हैं, ताकि जो जीन के एक्सप्रेशन की डोज है जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो कंपनसेट हो पाए। ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा, अगर हम दोनों को एक्टिवेट कर देंगे तो इतनी ज़्यादा डोज हो जाएगी जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या हमारी बॉडी के लिए बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। तो हम एक एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी बना के उसको अलग रख लेते हैं और दूसरे एक्स क्रोमोसोम को एक्टिवेटेड रखते हैं और उससे अपने जो जीन्स हैं उसको एक्सप्रेस करा के काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की ज़रूरत हमको पड़ती है अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जीन्स को ढंग से फंक्शनल बनाए रखने के लिए। अगर आप बात करो कि किस किस लेवल पे आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसको रोक के कह सकते हो कि नहीं भाई तुम अब यहाँ से आगे नहीं जाओगे। ठीक है, तो अगर हम लेवल ऑफ जीन कंट्रोल की बात करें, अलग अलग डीएनए के स्ट्रक्चर पे, अलग अलग डीएनए के जो हमको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले जब कॉम्पैक्ट डीएनए है हमारा, ठीक है, जब सबसे पहले कॉम्पैक्ट डीएनए है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है। उसके बाद डीएनए आपका कॉम्पैक्ट से रिलैक्स्ड हो गया, यानी कि ओपन हो गया हल्का सा। तो जब आपका डीएनए ओपन होता है, वो क्यों होता है हम सभी लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए या डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए को ओपन होना पड़ता है। ठीक है, हेलिकेजेस की वजह से इसको ओपन करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये ऑल्टरनेशन स्ट्रक्चर में कैसे कर सकते हैं हम, ये एपिजेनेटिक चेंजेस हैं। एपिजेनेटिक यानी कि आप कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो हिस्टोन्स का कि ये ज़्यादा टाइटली बंद हो जाए, खुले ही ना। ठीक है, आप कुछ मिथाइलेशन करा दो, एसिटाइलेशन करा दो, कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस करा दो, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर कर जाएगा। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपका प्री एमआरएनए बन गया तो आप एमआरएनए प्रोसेसिंग के लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको प्रोसेसिंग करानी ही नहीं है, करनी है तो गलत कर देनी है।
ठीक है। फिर एक बार अगर प्रोसेस्ड mRNA बन गया तो आप इस आरएनए की स्टेबिलिटी के लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हो कि इस आरएनए को डाइजेस्ट करवा दो। फिर ये ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन के लेवल पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ट्रांसलेशन में कराना है, कितना नहीं कराना। एक बार इनएक्टिवेटेड प्रोटीन बन भी गया, जिसको हम जाइमोजन भी कहते हैं, तब भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि जब तक हम नहीं चाह रहे तब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, और जब हम चाह रहे हैं तब हम इस इनएक्टिव जाइमोजन या इनएक्टिव प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके मॉडिफाई करके एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ ढेर सारे हमारे पास देखने को मिल रहे हैं स्टेप्स, या हमारे पास कुछ ऐसे पाथवेज हैं, कुछ लेवल्स हैं जहां पे हम अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? थ्रू दी ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग, regulation of mRNA stability and translational level control and post translational modification। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादातर जो मतलब प्रोकैरियोट्स में यूज किया जाता है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे बहुत ज्यादा चीजों को यूज किया जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही। ओके, तो ये कुछ चीज हमको देखने को मिल रही है लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक प्राइम एग्जाम्पल, जब भी आपके जहन में रेगुलेशन की बात आएगी जीन के, तब लैकोप्रोन का जिक्र जरूर उठेगा आपके मन में, क्योंकि लैकोप्रोन ऐसा प्राइम एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या है लैकोप्रोन? तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओप्रोन क्या होता है। तो होता क्या है, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की और हमको ओपेरॉन के बारे में जानना है, तो बेसिकली ओपेरॉन इज अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। होता क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है, कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में। वहाँ पे डीएनए का एक सेगमेंट आप मान लो इतना बड़ा, उस सेगमेंट में प्रमोटर हो, ऑपरेटर हो, स्ट्रक्चरल जीन्स हो और टर्मिनेटर सीक्वेंस हो। अगर हमको एक ऐसा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर सीक्वेंस, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओपेरॉन, और इसी ओपेरॉन को बोला जाता है यूनिट ऑफ रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो बैक्टीरियल सिस्टम्स, ये जो बैक्टीरियल जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, उसमें हमको बहुत ज़्यादा ये ओपेरॉन की फॉर्म में जीन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए। एक बार आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग हो गई तो आगे जो सिंथेसिस है वो होती है। तो अगर एक प्रमोटर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्रमोटर के अंदर या एक प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम हमको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन मिलता है, 1। ठीक, अगर एक प्रमोटर के अंदर हमको एक ही स्ट्रक्चरल जीन मिलता है तो उस आरएनए को या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक, और अगर एक प्रमोटर के अंदर हमको एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 हमको जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की खास बात यह है कि यहाँ पे हमको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स में हमको मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स ही देखने को मिलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स कभी भी देखने को नहीं मिलते, है ना। तो लैकोप्रोन जो है इसकी रेगुलेशन इसी लेवल पे किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जाता है कि कब ट्रांसक्रिप्ट बनना है और कब नहीं बनना। रेगुलेशन क्यों लैकोप्रोन का पढ़ा जाता है? रेगुलेशन लैकोप्रोन को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें हम 2 तरीके से रेगुलेट करते हैं अपने ओपेरॉन को, एक तो पॉजिटिवली और एक निगेटिवली। ठीक है, तो दोनों ही मेथड हम लोग देखेंगे, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों ही तरीके से हम कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो लैकोप्रोन था ये डिस्कवर किया गया था, ये मॉडल पेश किया गया था फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनोट के द्वारा, है ना। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कई बार जैकब एंड मोनोट भी पूछ लेते हैं कि जैकब एंड मोनोट ने क्या प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली जैकब एंड मोनोट ने हमारा जो ओपेरॉन मॉडल है वो सामने हमारे रखा था इन 1961। ओके, ई कोलाई में इसके जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली होता क्या है कि लैक ओपेरॉन, जैसे कि इसके नाम में लैक है,
तो ये लैक्टोप्रोन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो काम करते हैं लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। जिसमें से जो मेजर स्ट्रक्चरल जीन्स है वो सिंथेसाइज करता है एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए। जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमको दो मोनोमरिक यूनिट देखने को मिलती हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमको दो मोनोमरिक यूनिट देखने को मिलती हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। होता क्या है कि जब कोई सेल यानी कि बैक्टीरिया किसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उस एनवायरनमेंट में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तब वो कोशिश करता है कि हम कोई और ऑल्टरनेट मेटाबोलाइट यूज करें, और तब वो यूज करता है लैक्टोज। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में और फिर इसको यूज करता है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज के सिंथेसिस के लिए या हम ये कह लें कि इस ओपेरॉन के फंक्शनिंग के लिए लैक्टोज की प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है। अगर लैक्टोज एब्सेंट रहता है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है ना। और एक बार लैक्टोज प्रेजेंट हो गया अच्छे खासे अमाउंट में तो इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, इस ओपेरॉन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो बनने लगता है और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना के हम यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से या हम ये कह लें कि दो अलग अलग पाथवे मेथड के थ्रू हम इसको रेगुलेट करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो रेगुलेशन के करने से पहले हम ये देख लेंगे इसके स्ट्रक्चरल आखिर बनाते क्या है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन एंजाइम हमको बनते हुए मिलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, तीन एंजाइम हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिनको अगर हम स्ट्रक्चरल जीन्स के फॉर्म में बात करें तो ये होते हैं लैक जी, लैक वाई एंड लैक ए, ठीक है। लैक जी आपका होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई होता है आपका परमिएज एंड लैक ए होता है ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों का काम क्या होता है? जो आपका परमिएज एंजाइम है ये एक प्रोटीन की तरह काम करता है, ऐसा प्रोटीन जो कि लैक्टोज की एंट्री करवाता है सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये एक सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसके सरफेस पे प्रोटीन कुछ इस तरीके से लगेगी और यहाँ से ये एंट्री करवाता है परमिएज लैक्टोज की सेल के अंदर। एक बार लैक्टोज अंदर आ गया तो फिर उस लैक्टोज का या हम ये कह लें बीटा गैलेक्टोसाइड अंदर आ गया, बीटा गैलेक्टोसाइड अंदर आ गया तो जो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज है ये देखता है कि कहीं कोई टॉक्सिक बीटा गैलेक्टोसाइड तो अंदर नहीं आ गया, यानी कि लेने तो हम लैक्टोज गए थे लेकिन कहीं कोई और भी तो साथ में नहीं आ गया। अगर वो आता है तो ट्रांस एसिटाइलेज उसको खत्म करके वहां पे हमको टॉक्सिक फ्री कर देता है। फिर आती है बारी बीटा गैलेक्टोसिडेज की, जो कि इस बीटा गैलेक्टोसाइड यानी कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है और उस ग्लूकोज को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जो सिस्टम को ओपेरॉन देखने को मिल रहा है इन तीन स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ, एक प्रमोटर रीजन है हमारे पास, एक ऑपरेटर रीजन है हमारे पास और एक जो हमारा टर्मिनेटर रीजन लास्ट में वो हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक अपस्ट्रीम रीजन में हमको एक लैक आई जीन या हम ये कह लें एक रेगुलेटर जीन भी देखने को मिलता है, जो कि एक रेगुलेटर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ओके। तो कुछ इस तरीके का लैक ओपेरॉन हमको देखने को मिलता है, लैक आई, प्रमोटर, ऑपरेटर, पीआई, ऑपरेटर, प्रमोटर, लैक जी, लैक वाई, लैक ए, ओके। कुछ इस तरीके से जीन्स जो है वो हमारे अरेंज्ड होते हैं। अब होता क्या है, ये लैक आई जो है ये एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, ये एमआरएनए बनाता है और इस एमआरएनए से सिंथेसाइज होता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब आप देखिए पहला रेगुलेशन जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन। अब किसी भी रेगुलेशन को आप नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहोगे? होता क्या है कि जब तक ये रेगुलेशन एक्टिव है, जब तक ये रेगुलेटिंग प्रोटीन एक्टिव है, आपका जो
फंक्शनिंग है आपके ओपेरॉन का, जो सिंथेसिस है, जो एक्सप्रेशन है, वो रुका रहेगा। तो क्योंकि आपका जो लैक्टोज, आपका जो ये सॉरी हाँ आपका जो लैक आई है, जिससे जो प्रिप्रेसर बन के आ रहा है, ये आपके ओपेरॉन को रोक के रखे हुए है, ये वो आपके सिंथेसिस को नहीं होने दे रहा है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, निगेटिव रेगुलेशन पहली चीज। दूसरी चीज कि ये लैक आई जो है ये बनाता है किसको, ये बनाता है हमारे रिप्रेसर प्रोटीन को। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है इस ऑपरेटर रीजन से। अब इस ऑपरेटर रीजन से अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन एक बार बाइंड हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने आएगा तो क्योंकि ऑपरेटर से ऐसे प्रमोटर तक रीजन ये बाइंड हो चुका है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है तो आगे के जो जीन्स हैं उनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब हमें तो सिंथेसिस करानी है। तो होता क्या है कि ये कब काम करता है, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है। जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज आता है और इस जो हमारा रिप्रेसर है इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। जब लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, इसका रिप्रेसर प्रोटीन का। एक बार इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया तब ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता। तो अगर ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता है तब हमारा ऑपरेटर और प्रमोटर रीजन फ्री होता है आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने के लिए, और प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, लैक जी, लैक वाई, लैक ए की सिंथेसिस हो जाती है। उस फेज को हम कहते हैं टर्न्ड ऑन, उस फेज को हम कहते हैं टर्न्ड ऑन। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ तक आके सिर्फ काम नहीं हो पाता, मतलब सिर्फ निगेटिव रेगुलेशन से आप इसको नहीं कर सकते। क्यों? लैक्टोज मीडियम में नहीं था, लैक्टोज आया, ये एक्टिवेट हो गया। तो ये सिर्फ देखने में आसान है, इसके अलावा इसका एक एडिशनल कंट्रोल हमारे ऊपर इसके रहता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल, या उस फिनोमेनन को हम कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्या होता है ये पॉजिटिव कंट्रोल? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे सामने जो चीज़ निकल के आई वो जिस तरीके की है कि आप इसको ऐसा समझो कि हर मोहल्ले में या किसी भी एरिया में जो वो होता है ना एकदम गुंडा जो डोमिनेट करता है, ठीक है, तो वो एक ही होता है। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, वैसे ही एक सेल के अंदर दो मेटाबोलाइट एक साथ काम नहीं कर सकते, ऐसा ग्लूकोज का मानना है। ग्लूकोज कहता है जब तक मैं हूं तब तक कोई भी और इस सेल के अंदर मेटाबोलाइट का काम नहीं करेगा। अगर किसी को एनर्जी चाहिए मुझसे बोलो, मुझसे लो, ठीक है। तो जब तक ग्लूकोज रहता है, यानी कि जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है मीडियम में, तब तक ये बाकी मेटाबॉल जो बाकी हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स हैं उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस करके रहता है। चाहे वो लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए हो, चाहे वो अरेबिनोज के ब्रेकडाउन के लिए हो, चाहे वो गैलेक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए हो, वो उन सभी को क्या करता है? रिप्रेस करके रखता है ना, मतलब रिप्रेस करके रखता है। और जब ग्लूकोज मीडियम में नहीं होता है सिर्फ तब लैक्टोज, अरेबिनोज और गैलेक्टोज ये सभी ओपेरॉन जो है वो एक्टिव हो पाते हैं। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कि एक कैटाबोलाइट रिप्रेस कर रहा है दूसरे कैटाबोलाइट के एक्सप्रेशन के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज ये चाहता है कि जब तक मीडियम में ग्लूकोज हो सिर्फ वही यूज किया जाए कैटाबोलाइट की तरह, और कोई भी यूज ना किया जाए, है ना। तो ये कैसे करता है? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। आपको एक चीज याद रखनी है कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CAMP कंसंट्रेशन। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो CAMP की कंसंट्रेशन घटती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CAMP की कंसंट्रेशन घटेगी। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो CAMP की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तब सिंथेसिस जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज की वो सप्रेस रहती है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक AMP या CAMP की कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कर रहा है CAMP? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मान लीजिए एकदम ही कम है,
उस समय पे CAMP कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये CAMP जाके एक प्रोटीन से बाइंड करता है जिसको हम कहते हैं CRP, CAMP रिसेप्टर या रिस्पॉन्सिव प्रोटीन, या हम इसी को कहते हैं कैप प्रोटीन। CAMP एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से कैप प्रोटीन या CRP प्रोटीन हम उसको कहते हैं। ये कैप प्रोटीन और CRP प्रोटीन तभी एक्टिवेटेड होती है जब ये CAMP से बाइंड हो। जब तक ये CAMP से बाइंड नहीं होती, एक्टिवेट नहीं होती। अब ये CAMP और CRP एक बार एक्टिवेट हो गए, तब यहाँ पे जो हमारा लैकोपेरोन है इसमें एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं कैप साइट, ठीक है। तो अभी तक क्या था आपका जो RNA है, RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग है, उसको ये बढ़ाने वाला है। कैसे बढ़ाने वाला है? CAP अभी तक इनएक्टिव था, लेकिन अब उस पर बाइंड कर चुका है CAMP। कहाँ से आया है CAMP? क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, CAMP बढ़ेगी। CAMP बाइंड हो जाएगा कैप प्रोटीन से। जैसे ही ये कैप प्रोटीन से CAMP बाइंड होगा, तब ये इस कैप प्रोटीन को कर देगा एक्टिवेट। एक बार ये CAMP से बाइंड कर गया, यानी कि इस कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, तब ये जाता है और बाइंड कर जाता है कैप साइट से, ठीक है। कैप साइट, CAMP एक्टिवेटिंग प्रोटीन साइट जो हमारी कैप साइट है उस पर ये बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये कैप साइट पे बाइंड करता है, क्या ये कैप प्रोटीन ये क्या करता है, DNA में जो हमारा DNA ही तो है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारी कैप साइट है, ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, तो ये DNA ही तो है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपका RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। तो अगर आपका ये कैप प्रोटीन यहाँ बाइंड कर जाता है, तो ये इस DNA में 90 डिग्री का ऑलमोस्ट टर्न ला देता है, कुछ ऐसे। ठीक है। तो आपका यहाँ पे बाइंड किया क्या, कैप प्रोटीन, और इस कैप प्रोटीन की बाइंडिंग से ये 90 डिग्री का टर्न आ गया। तो जब ये टर्न आता है, तब यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होते हैं, कौन से सीक्वेंसेस हैं ये? प्रमोटर सीक्वेंसेस। यहाँ पे जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, या हम ये कह लें एक्सपोज्ड हो जाते हैं। प्रमोटर एक्सपोज्ड, जब ये प्रमोटर एक्सपोज हो जाते हैं, तब ये अवेलेबल हो जाते हैं बाइंडिंग के लिए। किसकी बाइंडिंग के लिए? RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए। और ये एक्सपोज प्रमोटर से ही RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है। तो जब कैप प्रोटीन एक्टिवेटेड होती है, तब ये हमारे लैकोपेरोन के एक्सप्रेशन को कई गुना बढ़ा देती है, कई टाइम्स बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। कौन सा? पहला कि लैक्टोज प्रेजेंट हो, ये रेप्रेसर के कन्फर्मेशन को चेंज किया जाए। दूसरा, ग्लूकोज अब्सेंट हो। तो लैकोपेरोन कब सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलेगा एक्सप्रेस होता हुआ? जब दो चीजें हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो और ग्लूकोज अब्सेंट हो। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोटर रीजन पे बाइंड करके लैकोपेरोन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लैकोपेरोन से रिलेटेड, तो हम लोग देख लेते हैं इसको क्या है ऐसा यहाँ पे। तो व्हाट डज द स्ट्रक्चरल जीन Y ऑफ लैकोपेरोन कोड फॉर? अभी हम लोगों ने पढ़ा लैक Z, लैक Y, लैक A, दैट इज परमिएस, ओके। क्या करता है ये आपको पता चल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल? लैक्टोज की एंट्री के लिए क्या जरूरी है? लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन। अगर हाई लेवल होगा इसका मतलब पहले से ही लैक्टोज अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो हम उसको बाहर से अंदर क्यों लाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या है? व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर नोन एज? दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन। जब लैक रिप्रेसर से हम कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन, और जब हम कैटाबोलाइट डिप्रेशन कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो डू लेट अस नो, कॉन्टैक्ट टू अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम गुरुमंत्र डिस्कशन ग्रुप फॉर द डिस्कशन एंड फॉर रिजॉल्विंग योर क्वेरीज, ओके। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।